नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गुप्तोत्तरकालीन दक्षिण भारत पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग दक्षिण भारत के दो प्रमुख राजवंश अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला है पल्लव वंश और दूसरा है वातापी के चालुक्य, जिसमें से हम मुख्य रूप से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश जो था दक्षिण भारत का एक प्राचीन और प्रभावशाली राजवंश था। इसका उत्कर्ष कब हुआ था? 6वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में इसका उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, कांचीपुरम। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये शिक्षा, धर्म और कला का केंद्र थी, जो कि आगे चल के संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र बनती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इनका विस्तार देखें तो कहाँ पे था? तो उत्तर में इनका कृष्णा नदी से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी तक इनका विस्तार था, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मुख्य रूप से जब हर्षवर्धन का समय था तो उसमें क्या हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य शासक था, तो इसने इसको रोकता है, कहाँ पे? नर्मदा घाटी से आगे बढ़ने को हर्षवर्धन को रोकता है। जिसके बाद यहाँ जो दक्षिण भारत में दो प्रमुख राजवंश फले फूले, जिसमें से एक पल्लव वंश था और दूसरा वातापी के चालुक्य। ये कब की बात है? गुप्तोत्तरकालीन। ठीक है, अब हम इसके प्रमुख शासकों को और उनके योगदान को एक एक करके देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट शासक कौन है? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये संस्थापक था कहाँ का? पल्लव वंश का। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चोलों और अन्य छोटे से राज्यों को पराजित कर पल्लव वंश का विस्तार किया था और साथ ही कांचीपुरम को सुदृढ़ राजधानी बनाया था। तो ये याद रखिएगा सिंह विष्णु के बारे में, खासकर इसको याद रखना है कि ये पल्लव वंश का संस्थापक था। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 ईस्वी से लेकर के 630 ईस्वी तक शासन करता है। ये बहुआयामी व्यक्तित्व था। कैसे? क्योंकि ये राजा भी था, कवि भी था और कलाकार भी था। ठीक है, इसकी आगे रचना भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि मत्तविलास प्रहसन है इसकी रचयिता यही थी। मतलब इसकी रचना मत्तविलास प्रहसन की कई बार एग्जाम में पूछा है। किसने की? तो महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि राजा भी थे, साथ साथ इसने मत्तविलास प्रहसन की रचना भी करी। ठीक है, चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था। ठीक, तो इतना याद रखना है इसके बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसने मामल्ल शैली, जब अभी हम पढ़ेंगे इसी में, इन्होंने 3 स्थापत्य कला की शैलियों का विकास किया, जिसमें से मामल्ल शैली जो थी इसका विकास नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। ठीक है, पल्लवों का महानतम शासक था। चालुक्य की राजधानी वातापी पर विजय किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, तो ये वातापी पर विजय करता है, जिसके कारण से इसने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण करी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण करी थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। साथ ही इसने महाबलीपुरम को कला केंद्र के रूप से विकसित किया। एक तो कांचीपुरम फेमस ही थी, साथ साथ महाबलीपुरम को भी ये फेमस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका था पंचरथ और शैल उत्कीर्ण मूर्ति कला का उत्कर्ष इसके समय में होता है। पंचरथ में प्रमुख रूप से जो पांडवों के थे और द्रौपदी का एक रथ था। रथ क्या थे? ये मंदिर निर्माण की एक शैली थी, जो कि इसके समय फेमस हुई थी। तो इससे 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। एक तो वातापी कोंड की उपाधि, ठीक है, मामल्ल शैली का विकास, साथ ही जो पंचरथ आकार, खासकर जो रथ आकार के मंदिरों का निर्माण किया था, तो इसने किया था, जिसमें से पंचरथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय में क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो इसका नाम था राज सिंह, जो कि ज़्यादातर यही नाम मिलता है, राज सिंह। इसने संरचनात्मक मंदिरों का प्रारंभ किया। ठीक है, जिसमें से महाबलीपुरम का सौर मंदिर था, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक, मतलब कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर इसने निर्मित करवाया। साथ ही इसने द्रविड़ स्थापत्य शैली को स्पष्ट रूप दिया। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सबसे पहले तो इसका नाम था राज सिंह। इस संरचनात्मक मंदिरों का प्रारंभ किसके समय से हुआ? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय से हुआ। जो महाबलीपुरम का सौर मंदिर है, इसको बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। साथ ही कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर इसने निर्मित करवाया। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित है। अगला है नंदी वर्मन द्वितीय। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, शिक्षा और मंदिरों को संरक्षण दिया, साथ ही पल्लव शासन की निरंतरता को इसने बनाए रखी। इससे क्या इंपॉर्टेंट है कि इसने कोई नया निर्माण नहीं किया, लेकिन जो भी इससे प्राचीन शासकों ने निर्माण किया था उनको संरक्षण दिया। खासी शिक्षा और मंदिरों दोनों को इसने संरक्षण दिया। इस प्रकार हमने इनके शासकों को पढ़ा। इसका क्रम एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अब इस समय ज़्यादातर फोकस करता है इनका क्रम पूछने पे। तो सबसे पहले सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु जो कि संस्थापक था,
इसके बाद महेंद्र वर्मन, फिर आया नरसिंह वर्मन प्रथम, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, फिर नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये पांचों को आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका क्रम। ठीक है, अब हम इनकी संस्कृति पढ़ते हैं। पल्लव संस्कृति में क्या होगा कि दक्षिण भारत की धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और कलात्मक चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी? पल्लव संस्कृति। इस सांस्कृतिक केंद्र था कांचीपुरम। तो कांचीपुरम में फेमस हो गया था बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार जिस प्रकार उत्तर में काशी फेमस है, उसी प्रकार दक्षिण का काशी भी कांचीपुरम को कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि दक्षिण का काशी किसे कहते हैं? तो कांचीपुरम को। ठीक है, अब इनका धार्मिक जीवन और भक्ति परंपरा देखें तो प्रमुख धर्म कौन था इनका? तो शैव और वैष्णव ये प्रमुख धर्म थे, लेकिन ये धार्मिक रूप से सहिष्णु भी थे, कि आगे हम देखेंगे कि इसने बौद्ध और जैनों को भी संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो इनका जो मुख्य धर्म पूछता है तो शैव और वैष्णव था, और लेकिन ये धार्मिक रूप से सहिष्णु भी थे। ठीक, ये याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि धार्मिक कट्टरता धारण करते थे या सहिष्णु थे, तो ये सहिष्णु थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति आंदोलन। तो पल्लव काल दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन का वास्तविक उत्कर्ष काल कहलाता है। कौन सा? पल्लव काल जो था। ठीक है, इसमें संप्रदाय कौन कौन से थे? तो इसमें दो संप्रदाय देखने को मिलते हैं। पहला था शैव संप्रदाय और दूसरा ये वैष्णव। ठीक है, तो शैव संप्रदाय के जो संत थे वो नैनार कहलाए, जो वैष्णव काल के थे तो वैष्णव संत थे वो अलवार कहलाए। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जो शैव थे वो नैनार और जो वैष्णव थे वो अलवार थे। ठीक है, भक्ति संस्कृत से निकलकर जनभाषा में पहुंची। इसका मतलब क्या था कि अभी तक हमने देखा था कि जो संस्कृत थी तो मुख्य भाषा थी संस्कृत, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दक्षिण भारत में ये लोग जनभाषा, जो उस समय तमिल फेमस थी, उस पर मुख्य रूप से ये लोग अपने जो भी अभिलेख थे इनका लिखना, अभिलेखों का लेखन भी तमिल में स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ इन्होंने जो जनभाषा थी तमिल उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया। ठीक है, इनका सामाजिक जीवन देखते हैं कैसा था। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ भी फेमस थी, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण थे, लेकिन इनमें जकड़न अपेक्षाकृत कम हुई, मतलब इतना ज़्यादा क्लिष्ट नहीं था। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो धार्मिक दान में भागीदारी थी इनकी, संगीत, नृत्य और कला में सक्रिय थी। इसका मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी यहाँ पे, कुछ स्त्रियां यहाँ शिक्षित भी थी। ठीक है, नगर और ग्रामीण जीवन देखें तो नगर प्रमुख रूप से दो ही थे, एक कांचीपुरम और एक महाबलीपुरम। ये दोनों याद रखिएगा। ग्राम जो थे वो कृषि आधारित थे, और जो मंदिर थे तो सामाजिक गतिविधियों का केंद्र थे उस समय। तो मंदिरों को याद रखिएगा कि ये सामाजिक गतिविधियों के केंद्र कौन थे? मंदिर वहाँ के। ठीक है, अगला पॉइंट है शिक्षा और बौद्धिक जीवन। तो कांचीपुरम जो था शिक्षा का महान केंद्र था, जहाँ वेद, दर्शन, व्याकरण और गणित की शिक्षा मिलती थी। बौद्ध और जैन विद्वान भी यहाँ उपस्थित होते थे, जिसमें से चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग कांची को विद्या का प्रमुख केंद्र कहा। ह्वेनसांग कौन था? हमने देखा था कि हर्षवर्धन के समय आया था, चीनी यात्री था। ठीक है, इसने जो अध्ययन किया था तो नालंदा से किया था, जो कि महायान शाखा से संबंधित था, महायान बौद्ध शाखा से संबंधित था। लेकिन इसने कांची को भी, यानी कांचीपुरम को भी विद्या का प्रमुख केंद्र बताया, जहाँ शिक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक पद्धति से भी दी जाती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को फोकस किया जा रहा है जो एग्जाम के लिए आवश्यक है। जैसे हम इंसान के बारे में कि चीनी यात्री था, इसकी एक बुक भी थी सीयू की। ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा। साथ ही नालंदा में इसने अध्ययन किया था, महायान शाखा से संबंधित था नालंदा, और इसने कांची को विद्या का प्रमुख केंद्र बताया था, कांचीपुरम को। ठीक है, हम पल्लव काल जो प्रमुख भाषाएं थी, जो भाषाएं प्रयुक्त होती थी, उनको देखते हैं। तो संस्कृत जो था तो राज दरबार की भाषा थी, प्रशस्तियां मुख्य रूप से संस्कृत में लिखी जाती थी, और जो नाटक थे वो संस्कृत में थे। तमिल थे तो भक्ति साहित्य तमिल में लिखे जाते थे, और जन साहित्य भी तमिल में लिखे जाते थे। साथ ही जन सामान्य की भाषा भी तमिल थी। प्राकृत का सीमित प्रयोग होता था मुख्य रूप से अभिलेखों में। ठीक है, तो पल्लव काल ने संस्कृत तमिल समन्वय को मजबूती दी। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ संस्कृत का भी प्रयोग होता था, तमिल का भी, और जो इनमें समन्वय था तो मुख्य रूप से मजबूती पल्लव काल में मिलती है। ठीक है, अब इनके संस्कृत के साहित्य देखते हैं कौन कौन से हैं। संस्कृत साहित्य जो कि दरबारी साहित्य भी कहलाते थे। पल्लव शासक और संस्कृत साहित्य थे तो प्रमुख जो तब महेंद्र वर्मन प्रथम का जो पल्लव साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट था, मत्तविलास प्रहसन। इसमें इसने व्यंग्यात्मक नाटक था। ये याद रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में था। ये भी पूछ सकता है कि जो मत्तविलास प्रहसन है उसकी भाषा कौन सी है? उसकी भाषा तमिल ना होकर के संस्कृत थी। ठीक है, जिसमें व्यंग्यात्मक नाटक होता है।
तत्कालीन समाज, पाखंड और धार्मिक आडंबर पर एक कटाक्ष करता है इसके माध्यम से। साथ ही यह सिद्ध करता है कि पल्लव साहित्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी था। ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट इससे और पॉइंट है कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम था इसे राजा कवि कहते थे, राजा कवि। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजा कवि किसे कहते थे, तो महेंद्र वर्मन प्रथम को। ठीक। तो पहला संस्कृत काव्य देखा। दूसरा क्या है, प्रशस्ति और दरबारी काव्य। तो राजाओं की विजय और वंशावलियों का वर्णन इसमें किया जाता था। जो प्रमुख प्रशस्तियां थी इनमें राजाओं की विजय और वंशावलियों का वर्णन किया जाता था। अलंकार युक्त संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्रमुख जो उदाहरण है एहोल प्रशस्ति, मुख्य रूप से एहोल है तो पुलकेशिन द्वितीय का, पुलकेशिन द्वितीय का, जो कि वातापी का शासक था, वातापी वंश का। लेकिन इसमें भी इसके जो पल्लव वंश है इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अगला हम देखते हैं तमिल साहित्य। ये इंपॉर्टेंट है कि तमिल साहित्य जो भक्ति परंपरा से संबंधित थी। तो जो पल्लव काल में तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है। जो पल्लव काल था ये अगर स्वर्ण काल कहलाता था तो तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कब था, तो ये पल्लव काल ही था। इसमें से नैनार थे जो कि शैव संत थे, शिव भक्ति पर आधारित पद होते थे, धर्म को जनसाधारण तक पहुंचाया नैनारों ने। ठीक है। अलवार जो कि वैष्णव संत थे, विष्णु के गीत गाते थे, साथ ही भावनात्मक और सरल भाषा इनकी होती थी। भक्ति साहित्य ने संस्कृत के प्रभुत्व को संतुलित किया, साथ ही धर्म को लोक भाषा से जोड़ा। तो हमने प्रमुख इनके जो तमिल साहित्य हैं वो देख लिया, जिसमें से नैनार संत और अलवार संत फेमस हैं, जो कि नैनार जो थे शैव थे और अलवार वैष्णव थे, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब इनकी हम प्रमुख शैलियाँ देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें 3 प्रकार की शैलियाँ थी, यानी शैलियों के जो 3 चरण थे, तो अलग अलग चरण जो थे इनके हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो था महेंद्र शैली, ये किसके काल में थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय थी महेंद्र शैली। इसकी विशेषताएं क्या थी, तो गुफा मंदिर इस समय बनते थे, स्तंभ चौकोर होते थे, अलंकरण बहुत ही कम होता था, यानी न्यूनतम अलंकरण होता था इन मंदिरों में। साथ साथ मंडप शैली का भी विकास हुआ था। अगर इसका उदाहरण देखें तो महेंद्रवाड़ी जो था और मंडग गुफा, मंडक पाट्टू गुफा जो थी, तो ये भी इससे संबंधित है महेंद्र शैली से। तो महेंद्र शैली में 4 से 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से थी, मंडप शैली का विकास हुआ, अलंकरण इसमें कम होता था, स्तंभ चौकोर थे, साथ ही गुफा मंदिरों का विकास होने लगा। और ये 2 उदाहरण है, एक महेंद्रवाड़ी और एक मडंग पाट्टू गुफा मंदिर। ठीक है। तो ये याद रखिएगा महेंद्र शैली से। जो दूसरी शैली कौन थी, मामल्ल शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही एग्जाम में पूछी जाती है। मामल्ल शैली किसके समय डेवलप हुई थी, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मामल्ल शैली का जो विकास हुआ था नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। इसकी विशेषताएं देखें तो मंदिर जो थे एकात्म बनते थे, मतलब एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। साथ ही मंदिर रथ आकार में होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि रथ आकार में मंदिर कौन सी शैली से संबंधित है तथा कौन सा राजा इससे संबंधित था जिसने रथ आकार की शैलियों का निर्माण कराया। ठीक है। प्रत्येक रथ अलग अलग शैली के होते थे, इसमें से पंचरथ थे इंपॉर्टेंट। ठीक है। पंचरथ को हम एक एक करके देखते हैं। तो पंचरथ क्या था, मुख्य रूप से रथ जो मंदिर निर्माण की शैली थी, मंदिर निर्माण की शैली थी, ये पंचरथ के नाम से जानी जाती थी, जिसमें 5 रथों का वर्णन किया था। जिसमें द्रौपदी रथ था जो कि कुटीर शैली में था, भीम रथ था जो कि दीर्घाकार बना हुआ था, अर्जुन रथ था जो द्रविड़ शैली में था, नकुल सहदेव रथ था जो गज आधारित था, साथ ही धर्मराज जो रथ था तो ये बहुत तल था, मतलब कई तलों में बना हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि 5 तल थे, पहला द्रौपदी रथ, दूसरा भीम रथ, तीसरा अर्जुन रथ, चौथा नकुल सहदेव रथ और 5वां धर्मराज रथ। इनकी अलग अलग शैलियाँ थी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें क्या था कि ये मंदिर पूरी तरह पूर्ण नहीं थे, बल्कि स्थापत्य का प्रयोगशाला थी। मतलब ये जो मंदिर निर्माण कर रहे थे रथों के माध्यम से, तो ये पूर्ण नहीं हुए थे, बल्कि एक प्रयोग था जिसमें से कुछ आंशिक रूप से सफल हुए थे। ठीक है। जो कि आज भी अभी इनके अवशेष मिलते हैं। तीसरी और अंतिम शैली है जो राजसिंह शैली, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिंह नाम से जाना जाता है, हम पहले ही जान चुके थे। इसकी विशेषताएं क्या थी कि पूर्ण पत्थर से निर्मित मंदिर थे, द्रविड़ शैली का इसमें पूर्ण रूप से विकास हो चुका था, साथ साथ शिखर का प्रयोग होता था, यानी जो विमान थे इसका प्रयोग होता था, परिक्रमा पथ बनाए जाते थे। इनके प्रमुख मंदिर देखें तो सौर मंदिर जो कि महाबलीपुरम में है, कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांचीपुरम में है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद जो चोल मंदिर शैली की नींव पड़ी थी। तो हमने इसमें तीनों मंदिर शैली जानी, कौन कौन सी। सबसे पहले तो हमने देखा महेंद्र शैली,
महेंद्र शैली जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम के समय थी। दूसरा हमने देखी थी मामल्ल शैली, मामल्ल शैली जो कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय की थी। और तीसरी थी राज सिंह शैली, राज सिंह शैली जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय थी। तो ये तीनों शैली और अलग अलग विशेषताएं याद रखना है। जो मामल्ल शैली से थी इसमें रथ आकार के मंदिर बनते थे जिसमें से पंचरथ फेमस थे। ठीक है, इस प्रकार पल्लव काल से संबंधित जितना भी एग्जाम के लिए आवश्यक तथ्य थे उनको हमने विस्तार से जाना। आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो ये आपको तथ्य याद हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पल्लव वंश में कभी भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं वातापी के चालुक्य। ठीक है, इससे पहले अगर आपको प्राचीन भारत पढ़ना है तो प्राचीन भारत का संपूर्ण शुरू से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हमने अभी गुप्तोत्तर काल तक के जितने भी वीडियोज हैं हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जाकर के उनको एक एक करके देख सकते हैं तथा उनमें मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है तो एग्जाम ओरिएंटेड उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, तो आप उनको एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वातापी के चालुक्य। तो इसमें चालुक्य वंश जो है तो चालुक्य वंश से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, मुख्य रूप से पुलकेशिन से कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर भी एक बार विस्तार से देख लेते हैं क्योंकि उत्पत्ति और राजधानी के बारे में देखें। चालुक्यों की राजधानी जो थी तो वातापी थी जो कि वर्तमान वादामी या कर्नाटक में फेमस, वादामी नाम से कर्नाटक में फेमस है। ठीक है, वातापी सामरिक दृष्टि से मजबूत था क्योंकि चारों ओर से पहाड़ियाँ थी और किलेबंदी थी जिस कारण से ये लोग अपना संरक्षण कर पाए। लेकिन मुख्य रूप से ये लोग युद्धों में ही उलझे रहे, इसलिए बहुत ज़्यादा संस्कृति का विकास भी इनके समय नहीं होता है। इस वंश को समानता वातापी के चालुक्य या वादामी चालुक्य कहते हैं, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे इनके प्रमुख शासकों को देखते हैं। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था जो लगभग 543 ईस्वी में शासन कर रहा था, तो ये वंश का संस्थापक था। तो ये याद रखिएगा, खासकर पुलकेशिन फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशिन फर्स्ट संस्थापक था वातापी के चालुक्यों का। वातापी को राजधानी बनाया, स्वतंत्र राज्य की नींव इसने रखी थी। अगला शासक था कीर्तिवर्मन जो राज्य का विस्तार कोंकण और उत्तरी कर्नाटक तक करता है। जैन व ब्राह्मण धर्मों को संरक्षण प्रदान करते हैं। तीसरा शासक था मंगलेश जो प्रशासन को सुदृढ़ किया और उत्तराधिकार संघर्ष किया और अंत में मतलब इसका अंत जो हुआ विवादास्पद रहा है। स्पष्ट रूप से इतिहास में वर्णन इसका नहीं मिलता है मंगलेश का। सबसे जो इम्पोर्टेंट शासक है पुलकेशिन द्वितीय, इसको देखते हैं। 610 से लेकर 642 ईस्वी तक शासन करता है। चालुक्यों का सर्वश्रेष्ठ शासक यही था। हर्षवर्धन को नर्मदा के पास पराजित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कि हर्षवर्धन को कौन पराजित करता है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय पराजित करता है, जिसके बाद से हर्षवर्धन का दक्षिण में विस्तार नहीं हो पा रहा था, वो सिर्फ उत्तर भारत तक ही राज करता रहता है। ठीक है, जिससे उत्तर भारत दक्षिण सीमा स्थिर हुई, इससे हर्षवर्धन की सीमा का निर्धारण भी इसी कारण से हुआ था। ठीक है, फारस के शासक खुसरो द्वितीय का राजनयिक संबंध थे खुसरो द्वितीय के साथ। इसकी उपलब्धियां जो थी तो प्रमुख रूप से एहोल अभिलेख था। ये इसको लिखा किसने था, तो जो रवि कीर्ति थे इसके दरबारी कवि, वे एहोल अभिलेख को लिखते हैं। और इस एहोल अभिलेख में जो ये पुलकेशिन द्वितीय है तो इसके प्रशासन के बारे में, साथ ही इसके विजय के बारे में और जो इसकी संस्कृति का विकास हुआ था इसका वर्णन इसी एहोल अभिलेख में मिलता है जो कि रवि कीर्ति का है, इतना याद रखना है। अगला है विक्रमादित्य प्रथम जो कि पल्लवों से संघर्ष के बाद चालुक्य सत्ता को पुनर्स्थापित करता है। ठीक है, तो ये इतने से प्रमुख शासक थे। अब इनका प्रशासन और शासन व्यवस्था देखें तो यहाँ पे राजतंत्र था जिसमें राजा सर्वोच्च था। राज्यों को विषयों में बांटा जाता था, विषय प्रांतों को कहते थे। ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जब हम गुप्त काल पढ़े थे तो हमने पढ़ा था सबसे पहले केंद्र था, फिर प्रांत थे, फिर प्रांत को भुक्ति कहते थे और जो जिले थे उसको विषय कहते थे, विषय। लेकिन यहाँ प्रांतों को भी विषय कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है। अगला है भूमि अनुदान आम थे जो कि ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए जाते थे, जो कि गुप्त काल से ही चले आ रहे थे। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथियों का तीनों का प्रयोग होता था। पल्लवों से इनका मुख्य रूप से संघर्ष रहता है। लास्ट में पल्लव वंश द्वारा ये प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, मतलब पल्लव वंश से इनकी पराजय होती है। कला और स्थापत्य देखें तो वातापी, एहोल और पट्टकल चालुक्य स्थापत्य के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? वातापी था, एहोल एक जगह था जहाँ पे एक अभिलेख भी मिलता है, एहोल अभिलेख, साथ ही पट्टदकल जो कि चालुक्य के स्थापत्य केंद्र थे। चट्टान काटकर बने गुफा मंदिर फेमस थे, जिसमें से शैव, वैष्णव और जैन परंपराएं प्रचलित थी। ठीक है, इसमें से नागर और द्रविड़ शैलियों का समन्वय है, ये भी याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है धर्म और संस्कृति इनकी देखें तो शैव और वैष्णव दोनों धर्मों का संरक्षण कर रहे थे। जैन धर्म भी इस समय प्रभावशाली था। तो मुख्य रूप से हमने जो देखा कि वैष्णव धर्म था, शैव धर्म और जैन धर्म, ये तीनों फेमस थे। ठीक है। संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं का विकास हुआ था। ठीक है। अभी हमने जब देखा था इनके समय, पल्लवों के समय, तो तमिल भाषा का विकास हुआ था और इनके समय कन्नड़ भाषा का विकास हुआ है, ये याद रखिएगा। पतन इनका 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूटों के उदय से वातापी चालुक्यों का पतन होता है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि इनका पतन मतलब इनको कौन हराता है, तो राष्ट्रकूट इनको प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है। इस प्रकार हमने गुप्तोत्तरकालीन दक्षिण भारत को समझा इस वीडियो के माध्यम से। मुख्य रूप से जो पल्लव थे वही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस पे ज़्यादा फोकस किया। जो ये वातापी के चालुक्य हैं, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बने भी हैं तो पुलकेशिन द्वितीय से बने हैं और ऐहोल अभिलेख से बने हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का लगभग आज से जो प्राचीन भारत की श्रृंखला थी ये समाप्त हुई। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक का विस्तार से वर्णन किया, जिसके वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप जाकर के उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।